हेलो एकलव्यांस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का इतिहास। और आज हम शुरू करने वाले राजस्थान के इतिहास के सारे क्लासेस। ये हमारे पहली क्लासेस है। इस क्लास के अंदर हम शुरू करेंगे राजस्थान के इतिहास के स्रोत, यानी कि राजस्थान को इतिहास को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं। मैं आपको बता दूं कि देखो, स्रोत 3 प्रकार के होते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और पुरालेखीय स्रोत। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन पहला जो हमारा होगा इस स्रोत के अंदर, वो हमारा पुरातात्विक स्रोत, यानी कि आज के क्लास के अंदर हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे। और पुरातात्विक स्रोत में हम क्या पढ़ेंगे, तो अभिलेख, ताम्रलेख, सिक्के, फिर आते हैं इसके अंदर चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला और बहुत सारे पुरावशेष। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज की क्लास के अंदर हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास को जानने के स्रोत क्या होते हैं। स्रोत 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 स्रोत 3 प्रकार के होते हैं। पहली बात कि पहला कौन सा है, तो पहला है पुरातात्विक स्रोत। कौन से? पुरातात्विक स्रोत। पहला होता है पुरातात्विक स्रोत। सेकंड जो इसमें होता है वो होता है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। और तीसरा इसमें आ जाएगा आपके पुरालेखीय स्रोत। एक एक करके हम तीनों पढ़ेंगे। लेकिन आज के क्लास के अंदर हम ख़त्म कर देंगे अपना पहला जो है पुरातात्विक स्रोत। आज की वीडियो में हम इस वाले को पूरा पढ़ेंगे और साहित्यिक और पुरालेखीय के लिए अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे हम। ठीक है, देखिए पुरातात्विक स्रोत की मैं बात करूं तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि अभिलेख, ताम्रलेख, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, सिक्के। ठीक है, तो देखो पुरातात्विक जो स्रोत होता है इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, तो इसमें आपके सबसे पहले आते हैं अभिलेख। अभिलेखों को आप शिलालेख भी कह सकते हो। ठीक है, और प्रशस्ति भी आती है। प्रशस्ति क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। प्रशस्ति में और अभिलेखों में क्या फ़र्क होता है, शिलालेख क्या होते हैं। और इसके बाद में इसमें आ जाएगा आपके ताम्रलेख। ताम्रलेख आते हैं इसमें इसी में आपके आ जाते हैं सिक्के। फिर आपके 3 कलाएँ आती हैं इसमें, चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। चित्रकला, अगला है मूर्तिकला और एक आती है आपकी स्थापत्य कला। ये सभी आपके किस में आ गए, ये आ गए आपके पुरातात्विक स्रोतों में, स्थापत्य कला। ठीक है, तो ये तीनों कलाएं प्लस जो भी पूरा अवशेष मिलते हैं, जो भी अवशेष मिलते हैं, ये सातों चीज़ें आ जाती है आपके पुरातात्विक स्रोतों में। अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अभिलेखों को। और अभिलेखों को जो इंपॉर्टेंट अभिलेख है, देखिए वैसे हम जब राजवंश पढ़ेंगे, जब हम आगे आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, इन सभी के दौरान हम जो भी इंपॉर्टेंट अभिलेख होंगे वो उनके साथ साथ तो पढ़ते रहेंगे। मान लो हम चौहान राजवंश पढ़ रहे हैं तो चौहान राजवंश से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट अभिलेख है वो हम राजवंश से पहले ही पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ हम जो बेसिक चीज़ें, पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं और पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन से महत्वपूर्ण अभिलेख है, उनसे क्या जानकारी मिलती है, ये हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बाकी जो भी अन्य अभिलेख बचेंगे छोटे मोटे, वो हम राजवंशों के साथ ही पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हम मुख्य अभिलेख कौन से हैं वो पढ़ेंगे। देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अभिलेखों को आप शिलालेख भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? शिलालेख। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि शिलालेख और अभिलेख, इनके अलावा एक और शब्द आता है, वो आता है प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या होता है? देखो एक और शब्द आता है प्रशस्ति। ध्यान रखना है, अभिलेख और शिलालेख ये क्या होते हैं, तो किसी पत्थर पर या किसी बड़ी चट्टान के ऊपर या ठोस धातु के ऊपर, कठोर धातु, किसी भी कठोर सतह के ऊपर, पत्थर भी हो सकता है, वो चट्टान भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उसके ऊपर जो आप लिखवाते, जो पुराने अभिलेख लिखवाए गए हैं, जो चीज़ें लिखवाई गई थी वही कहलाते हैं अभिलेख, या फिर इसे ही हम शिलालेख भी कह सकते हैं। तो अभिलेख और शिलालेख क्या है कि कठोर धातु के ऊपर जो चीज़ें लिखवाई जाती है यही कहलाता है अभिलेख या फिर शिलालेख। अब प्रशस्ति क्या है, तो प्रशस्ति क्या है, देखो वो अभिलेख जिनमें किसी राजाओं की प्रशंसा की गई हो। देखो प्रशस्ति नाम में क्या आ रहा है, प्रस आ रहा है, प्रस यानी कि हो जाएगा हमारा प्रशंसा। क्या हो जाएगा? प्रशंसा आ गया ना, प्रशंसा। तो प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा। ठीक है, तो प्रशस्ति का मतलब क्या हुआ कि किसी राजा की प्रशंसा के लिए अगर कोई अभिलेख या शिलालेख लिखा गया है तो वो कहलाएगी एक प्रशस्ति। समझे? किसी राजा के या किसी भी जो भी मंत्री वगैरह होते हैं, जब कोई राजा अपना प्रशस्ति लिखवाएगा उसमें क्या होता है, राजा की प्रशंसा होती है। तो आप ये समझ चुके होंगे अभिलेख क्या है, शिलालेख क्या है। अभिलेख और शिलालेख दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते, ध्यान रखना है। थर्ड चीज़, प्रशस्ति क्या है, तो वे अभिलेख या शिलालेख जिनमें किसी राजा की प्रशंसा की गई हो वो कहलाएंगे प्रशस्ति। पहला है कि अभिलेखों के अध्ययन को, यहाँ पर आपको पॉइंट बना के लिख देना है, अभिलेख के अध्ययन को, अभिलेखों के अध्ययन को, अभिलेखों का अध्ययन। ठीक है, इतना ही लिख दो आप शॉर्ट में। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपके एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी।
एपिग्राफी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है कि वे अभिलेख जिनमें क्या हो, जिनमें राजा की प्रशंसा हो, क्या हो, राजा की प्रशंसा, या वैसे अभिलेख जो राजा की प्रशंसा के लिए लिखे गए हों, प्रशंसा हो, राजा की प्रशंसा हो, वे कहलाएंगे, राजा की प्रशंसा हो, वे अभिलेख कहलाएंगे आपके प्रशस्ति। 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। दूसरा, अभिलेख जिनमें राजा की प्रशंसा की गई हो वो कहलाती है प्रशस्ति। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसलिए मैंने लिखवा दिया, आपको ध्यान रखना है। अब हम एक एक करके अभिलेख पढ़ते हैं। सबसे पहला जाता है हमारा बड़ली का अभिलेख। हमारा पहला जो आएगा इसमें वो आ जाएगा हमारा बड़ली शिलालेख, या बड़ली अभिलेख भी आप कह सकते हो, ठीक है, बड़ली अभिलेख। अब देखो, बड़ली का जो अभिलेख है इसके बारे में कुछ पॉइंट आप सुन लो ध्यान से। बड़ली का जो अभिलेख है ये हमें अजमेर से मिलता है। कहाँ से मिलता है भाई, अजमेर से मिलता है। सेकंड चीज़, 443 ईस्वी का इसमें ईसा पूर्व की इसमें डेट दी रखी होती है, यानी कि ये अभिलेख कब का है, तो 443 ईसा पूर्व का है। कहाँ से मिला है, तो अजमेर से मिला है, ठीक है। ध्यान रखना कि राजस्थान में जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो यही है, बड़ली का अभिलेख, जो कि अजमेर से मिला, 443 ईसा पूर्व का है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है, ठीक है। सेकंड चीज आपको याद रखनी है कि प्राचीन है तो कितना प्राचीन है, इसके ऊपर एक तिथि दी गई है। तिथि क्या दी गई है, वीर निर्वाण संवत 84 इसमें तिथि अंकित है। थर्ड चीज आपको याद रखनी है कि इसके अंदर जो चित्तौड़ का एक नगर है मध्यमिका नगर को एक जैन केंद्र बताया गया है। किस अभिलेख में, बड़ली अभिलेख में। चौथी चीज याद रखनी है आपको कि ये बड़ली का अभिलेख किसको मिला, तो ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा को मिला था, 1912 के अंदर मिला था, और भिलोट माता मंदिर के परिसर से मिला था। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो एक एक करके सारे पॉइंट देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले बड़ली का अभिलेख ये कहाँ का है, तो ये कहाँ से मिला है, तो ये अजमेर, ठीक है। बड़ली का अभिलेख कहाँ, तो आपको सामने लिख देना है। चलो याद पे लिख देता हूँ मैं, बड़ली का अभिलेख अजमेर से, ठीक है। कहाँ है ये, तो अजमेर। और कब का, ये सन देख लो, 443 ईसा पूर्व का, 443 ईसा पूर्व का। अब इतना पुराना अभिलेख है तो इसका मतलब कि ये राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है। राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, प्राचीन अभिलेख है, ठीक है। अब थर्ड चीज़ कि प्राचीन है तो कितना प्राचीन है, मैंने आपको बताया कि इसमें सन दे रखा है, क्या दे रखा है, सन। तो इसमें वीर निर्वाण संवत 84 अंकित है। इसमें वीर निर्वाण संवत 84 इसमें अंकित किया गया है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर एक नगर है, नगर कौन सा है, मध्यमिका, जो कि वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जिसे पहले नगरी भी कहा करते थे। तो मध्यमिका जो नगर है, जो कहाँ पे है, चित्तौड़ में, आपको कोष्टक में लिख देना चित्तौड़ में। तो मध्यमिका नगर को इसके अंदर एक जैन केंद्र कहा गया है। कौन सा केंद्र, जैन केंद्र बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नोट्स हमारे ऐसे ही बनेंगे, शॉर्ट नोट्स। आपको अगर पूरे डिटेल में पढ़ना हो तो बहुत सारी गाइडें मिल जाती है, बहुत सारी किताबें मिलती है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर वही काम आएगा जो कम से कम कंटेंट हो और आपके पास एग्ज़ाम के टाइम में जल्दी से रिवाइज करने के लायक हो। तो ऐसे ही हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, आपको ध्यान से क्लास को देखना है ताकि आपके दिमाग में रहे हाँ किसका क्या मतलब निकल रहा है। तो मध्यमिका जो चित्तौड़ है उसे जैन केंद्र बताया गया है। और अगला पॉइंट इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो अभिलेख है ये किसको मिला, तो ये 1912 में मिला था। किसको, मतलब कब मिला, 1912 में। 1912 में मिला, किसको मिला, तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिसे आप शॉर्ट में GH ओझा भी कह सकते हो, ठीक है। 1912 में GH ओझा को कहाँ से मिला, तो भिलोट माता मंदिर से। कौन से माता मंदिर से, भिलोट माता मंदिर से, ठीक है। अब सुनो, हमने पढ़ा बड़ली अभिलेख कब का है, तो 443 ईसा पूर्व का है। कहाँ से मिला, तो अजमेर से मिला। राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है, ठीक है। और इसमें संवत दे रखा है वीर निर्वाण संवत 84। और ये कहाँ से मिला, तो अपने 1912 के अंदर डॉक्टर हीराचंद ओझा को मिला भिलोट माता के मंदिर से। और मध्यमिका जो केंद्र है उसको एक जैन केंद्र बताया गया है। हमारा अभिलेख कौन सा है, गोसुंडी का अभिलेख, गोसुंडी अभिलेख या शिलालेख, ठीक है। गोसुंडी अभिलेख या गोसुंडी शिलालेख भी कह सकते हैं आप। अब सुनो, ये हमें कहाँ से मिला है, तो ये हमें मिला चित्तौड़ से। कहाँ से मिला है, चित्तौड़ से।
ठीक है, ये हमें मिलता है चित्तौड़ से। अब ये कब का है, तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का, दूसरी शताब्दी का है, ठीक है, दूसरी शताब्दी का ये अभिलेख हमें मिलता है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का। अब सुनना, गोसुंडी अभिलेख कब का है, तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। कहाँ से मिला है, तो चित्तौड़गढ़ से मिला है। अब ध्यान रखना इसके बारे में कि इसके अंदर एक राजा के बारे में वर्णन है। राजा कौन से है, राजा है गजवंश से संबंधित। कौन से वंश से, ध्यान रखना आप, गजवंश से संबंधित एक राजा है और उस राजा का नाम है सर्वतात। और इसमें बताया गया है कि राजा सर्वतात जो कि गजवंश से संबंधित है, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अब आप मेरे को बताओ, कोई राजा है, मान लो, देखो ये राजा है अपने सर्वतात, ठीक है, सर्वतात यज्ञ कौन सा करवा रहा है, यज्ञ करवा रहा है अश्वमेध यज्ञ। अब यज्ञ करवाएंगे तो इनके सामने कोई ना कोई मूर्ति पड़ी होगी, पूजा होगी, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम की पूजा, यानी कि जो ये अभिलेख है इसके अंदर बताया गया कि एक राजा थे गजवंश के राजा, उनका नाम था सर्वतात, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला कि यज्ञ करवाया होगा तो सामने पूजा के लिए मूर्ति पड़ी होगी, तो भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम की मूर्ति थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। थर्ड चीज़, अब भगवान श्री कृष्ण की पूजा के प्रमाण मिला है, तो ये वो अभिलेख है जो सबसे पहले भागवत या फिर वैष्णव संप्रदाय के बारे में जानकारी हमें देता है। तो 3 पॉइंट आपके हो गए। चित्र ध्यान रखना आपको। देखो पहला पॉइंट कि इसमें गजवंश के राजा सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने की जानकारी दी गई है। सेकंड पॉइंट कि यज्ञ किया होगा, सामने मूर्तियाँ पड़ी होगी, मूर्ति किसकी पड़ी है, तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम की, तो इसमें भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बारे में वर्णन है। थर्ड चीज़, भगवान श्री कृष्ण का वर्णन देने वाला पहला अभिलेख मिला, तो इसलिए इसको कहा गया कि राजस्थान के अंदर भागवत या फिर वैष्णव संप्रदाय का प्रथम अभिलेख। तो आपको पॉइंट याद होंगे। अब सारे पॉइंट हम लिख लेते हैं। सबसे पहली बात कि अभिलेख चित्तौड़ से मिला है। कौन सा, गोसुंडी अभिलेख कहाँ से मिला, चित्तौड़ से। कब, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का। सेकंड चीज़ कि इसके अंदर गजवंश के राजा, कौन से वंश के राजा, गजवंश के राजा, ठीक है, हाँ राजा, नाम क्या है, सर्वतात। कौन सा तात, सर्वतात। तो सर्वतात द्वारा कौन सा यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। कौन सा, अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ करवाने की जानकारी इसमें हमको मिलती है। कौन सा यज्ञ करवाने की जानकारी मिलती है, अश्वमेध यज्ञ करवाने की जानकारी मिलती है। थर्ड पॉइंट कि इसमें भगवान श्री कृष्ण और उनके जो भाई थे बलराम, वो बलराम की पूजा की जानकारी मिलती है, ठीक है, बलराम की पूजा की जानकारी मिलती है। तो ये तो जानकारी हो गया। वो कौन कौन सी जानकारी मिलती है, तो ये जानकारियाँ, ठीक है, किसकी जानकारी हो गई। पहली बात तो कि मैंने बोला कि गजवंश के राजा सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाने की जानकारी मिलती है। सेकंड पॉइंट कि भगवान श्री कृष्ण व बलराम की पूजा की जानकारी इसमें मिलती है। अब बढ़ते थर्ड पॉइंट की ओर, और थर्ड पॉइंट इसमें हो जाएगा, देखो भगवान श्री कृष्ण की जानकारी मिली, और भगवान श्री कृष्ण कौन थे, वासुदेव, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु के अवतार थे, इसलिए वो वैष्णव कहलाए। देखो तो इसमें भागवत या वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला, संप्रदाय की जानकारी देने वाला राजस्थान का प्रथम शिलालेख या फिर अभिलेख कह सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद हो चुके होंगे। पहली बात गोसुंडी अभिलेख कहाँ का, चित्तौड़ का है। कहाँ से मिला, चित्तौड़ से मिला। और कब का है, तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। आपके इसके अंदर क्या है, तो गजवंश के राजा सर्वतात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाने की जानकारी है। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर है आपके भगवान श्री कृष्ण और वासुदेव, मतलब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम के बारे में पूजा की जानकारी मिलती है। थर्ड चीज़, ये ऐसा पहला अभिलेख है जिसमें वैष्णव या फिर भागवत संप्रदाय की जानकारी मिलती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि शिलालेख में, गोसुंडी के शिलालेख में। अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे अभिलेख के अंदर हम पढ़ेंगे एक प्रशस्ति। वो प्रशस्ति का नाम है रणकपुर प्रशस्ति। मैंने बोला प्रशस्ति क्या है, तो प्रशस्ति में किसी राजा की प्रशंसा की गई होती है, वही अभिलेख या शिलालेख कहलाते हैं प्रशस्ति। तो प्रशस्ति कौन सी हमारी, अब हो जाएगी हमारी रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति, ठीक है। अब सुनो,
रणकपुर प्रशस्ति, अब इसके बारे में पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, फिर हम लिखेंगे नोट्स, ठीक है। रणकपुर प्रशस्ति हमें मिलती है 1439 की ईस्वी की। इसके अंदर सन जो दे रखा है वो है 1439 ईस्वी का है, ठीक है। ये हमें चौमुखा जैन मंदिर, या फिर इसे ही हम आदिनाथ जैन मंदिर कहते हैं, या इसे ही हम ऋषभदेव जैन मंदिर कहते हैं, तो वहाँ से मिला है। थर्ड पॉइंट, इसमें बापा रावल जो मेवाड़ वंश के राजा आएंगे, हम जब राजवंश में पढ़ेंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि बापा रावल कौन थे। तो इसमें बापा रावल को और कालभोज को अलग अलग बताया गया है। बाकी जितने भी राजस्थान के अंदर ऐतिहासिक स्रोत हैं उन सब के अंदर बापा रावल और कालभोज को एक बताया गया है, लेकिन ये एकमात्र ऐसा शिलालेख या प्रशस्ति है जिसमें बापा रावल और कालभोज को अलग अलग बताया गया है। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें कुंभा की विजयों का और उनकी उपाधियों का वर्णन है। और चौथी चीज़, इसमें मुद्रा जो होती थी उस समय मेवाड़ की मुद्रा, उसको नाणक कहा गया है। मुद्रा को क्या कहा गया है? नाणक कहा गया है। और लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो रणकपुर प्रशस्ति है इसके वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार थे दीपाक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो पहला पॉइंट सबसे पहला कि ये कब की है? तो 1439 ईस्वी की है। ध्यान रखना, ईस्वी, ईसा पूर्व मत कर देना, ईस्वी की है, 1439 ईस्वी की है। अगला पॉइंट इसमें, तो ये हमें चौमुखा मिला कहाँ से? आगे शॉर्ट मिली तो डायरेक्ट मिला, कहाँ से मिला? तो ये मिलता है हमें चौमुखा। कौन सा मुखा? चौमुखा। चौमुखा, या फिर आप बोलो इसे आदिनाथ। कौन सा नाथ? आदिनाथ। या फिर इसे आप बोल दो ऋषभदेव, ऋषभदेव, ठीक है। ऋषभदेव मंदिर से हमें ये मिलता है। हाँ, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट इसके अंदर, अब इसके अंदर किसको अलग अलग बताया गया है? तो हमें इसमें किसके अंदर बापा रावल व कालभोज को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आ चुका है, आपको ध्यान रखना है। बापा रावल व कालभोज को इसमें क्या बताया गया है? अलग अलग बताया गया है। कैसा बताया गया है? अलग अलग बताया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अलग अलग बताया है। अगला थर्ड पॉइंट क्या है? तो ये जो शिलालेख है इसके अंदर कुंभा के बारे में वर्णन है। किसके बारे में? कुंभा के बारे में। और कुंभा की विजयों और उपाधियों का वर्णन है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो महाराणा कुंभा थे, मेवाड़ के राजा महाराणा आएंगे कुंभा, उनके बारे में हम राजवंश में पढ़ेंगे, लेकिन कुंभा की इसके अंदर उपाधियों और विजयों का वर्णन है। उपाधियों व विजयों, मैंने बोला था ना प्रशस्ति क्या होती है? प्रशस्ति जहाँ पे राजा की प्रशंसा की जाए। आप देखो, बापा रावल की बात है, कालभोज की बात है, कुंभा की बात है, ठीक है। तो ये कुंभा की विजय और उपाधि की प्रशंसा ही तो हो रही है, इसी से क्या बोलते हैं? प्रशस्ति बोलते हैं। तो विजयों का वर्णन है, ठीक है। ये हमारे 3 पॉइंट हो गए। और चौथा पॉइंट मैंने आपको बोला था कि ये जो मंदिर है, ये जो शिलालेख है, इसके अंदर जो मेवाड़ में उस समय मुद्रा चलती थी, मुद्रा, उस समय की जो मुद्रा थी, उसे मुद्रा को क्या कहा गया है? तो मुद्रा को नाणक कहा गया है। क्या कहा है? नाणक कहा गया, ठीक है। इसके अंदर जो मुद्रा थी, मुद्रा के लिए नाणक शब्द का प्रयोग किया गया है। और लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके वास्तुकार कौन है। लास्ट पॉइंट है इसके वास्तुकार। और वास्तुकार कौन है? वास्तुकार है इसके दीपाक। कौन है? वास्तुकार है इसके दीपाक। ये आपको याद रखनी है। रणकपुर प्रशस्ति 1439 की है। चौमुखा, आदिनाथ या ऋषभदेव मंदिर से मिली है। बापा रावल और कालभोज को इसमें अलग अलग बताया गया है। कुंभा की विजयों का और उपाधियों का वर्णन है। और मुद्रा के लिए नाणक शब्द का प्रयोग किया गया है। और इसके वास्तुकार कौन है? तो दीपाक है। ये हो गई हमारी रणकपुर प्रशस्ति। अगला है आमेर शिलालेख। आमेर आपको पता होगा जयपुर था, जयपुर को ही आमेर कहते थे। तो आमेर का शिलालेख कहाँ से मिलता है? तो जयपुर से मिलता है। 1612 में मिला था। कब की? इसके अंदर सन कौन सा है? सन आपको ध्यान रखना है। 1612 में मिला नहीं था। इसके अंदर सन कौन सा अंकित है? 1612 अंकित है। और इसमें आपके जो भाषा है वो है संस्कृत। इसकी लिपि आपको याद रखनी है, नागरी लिपि है। इसमें कछवा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है। रघुवंश तिलक, ध्यान रखना, रघुवंश तिलक कहा गया है, न कि रघुकुल तिलक। क्या गया है? रघुवंश तिलक कहा गया है। और इसमें मानसिंह के बारे में दे रखा है। आमेर के एक राजा आएंगे, जब हम पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा। आमेर के राजा मानसिंह आएंगे जो कि अकबर के बहुत खास थे। तो मानसिंह के बारे में इसमें जानकारी दे रखी है कि मानसिंह के पिताजी का नाम इसमें भगवंत दास दे रखा है। और बताया गया है कि मानसिंह ने जमुआ रामगढ़ जो कि जयपुर के अंदर है, वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करवाया था, एक किले का निर्माण करवाया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट कि जो आमेर शिलालेख है ये कब का है? तो 1612 ईस्वी का है। 1612 ईस्वी का है। अब इसके अंदर एक एक पॉइंट आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट आपके हो जाएगा कि ये जो आमेर प्रशस्ति है इसकी भाषा कौन सी है? तो इसकी भाषा है आपकी संस्कृत। कौन सी है? भाषा है संस्कृत। कौन सी भाषा है? संस्कृत। सेकंड पॉइंट, इसकी लिपि क्या आ गई? लिपि। अब इसकी लिपि है
इसकी लिपि है आपके, इसके अंदर जो लिपि दे रखी है वो है नागरी लिपि। कौन सी है? नागरी। थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें कि ये जो है इसके बारे में जानकारी किसकी मिलती है? कछवाओं की, आमेर के कछवाओं की। तो कछवाओं को इसमें रघुवंश तिलक कहा गया है। कछवाहों को क्या कहा गया है? रघुवंश तिलक, न कि रघुकुल तिलक। ध्यान रखना, ये गलती ना हो जाए। रघुवंश तिलक कहा गया है, तिलक कहा गया है, ठीक है। और चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें राजा मानसिंह जो था, आमेर का राजा मानसिंह, और इसके बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? कि इसमें बताया गया इसके पिता कौन थे? पिता थे भगवंत दास। देखो मानसिंह के बारे में क्या जानकारी मिलती है? मानसिंह के बारे में जानकारी क्या मिलती है? जानकारी। मानसिंह के बारे में जानकारी मिलती है। पहली जानकारी क्या मिलती है? किसके पिता कौन थे? भगवंत दास। सेकंड जानकारी मिलती है कि मानसिंह ने एक किला बनवाया। क्या बनवाया? किला बनवाया। किसने बनाया? मानसिंह ने। और कहाँ बनवाया? तो जमुआ रामगढ़ में। कहाँ पे? जमुआ रामगढ़। अब ये कहाँ पे है? तो ये है जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में। तो जमुआ रामगढ़ के अंदर किसने? तो मानसिंह ने क्या बनवाया था? एक किला बनवाया था। ये आपको ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट हो गए आमेर के जो शिलालेख है उसके बारे में। अगला शिलालेख है इसमें आपके, वो है फारसी भाषा का। अभी हम आगे आने वाले 2 शिलालेख पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे अजमेर का फारसी भाषा का शिलालेख और एक हम पढ़ेंगे चित्तौड़ का फारसी शिलालेख। तो पहले हम पढ़ते हैं अजमेर का फारसी शिलालेख। अजमेर का फारसी शिलालेख या फिर अभिलेख कह सकते हो आप, अभिलेख। अजमेर का फारसी अभिलेख। अब सुनना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अभिलेख है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो अजमेर का फारसी अभिलेख है, इसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला कि ये 1200 ईस्वी का है, ठीक है, 1200 ईस्वी का है। और सेकंड पॉइंट कि राजस्थान का फारसी भाषा का पहला अभिलेख है। राजस्थान में फारसी भाषा का पहला अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? तो अजमेर का फारसी अभिलेख 1200 ईस्वी का। सेकंड चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो अभिलेख है ये हमें कहाँ से मिला है? तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है अजमेर के अंदर, मस्जिद 2.5 दिन के झोपड़े पर लगा हुआ मिलता है। और थर्ड चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वहाँ पर पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। ये जानकारी इस अभिलेख के अंदर मिलती है। अजमेर के फारसी अभिलेख के अंदर ये जानकारी मिलती है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा, वहाँ पे पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, जिसको तुड़वा कर वहाँ पे मस्जिद बनाई गई थी। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? अजमेर के फारसी अभिलेख से। और आपको थर्ड पॉइंट याद रखना है कि ये जो अभिलेख है ये किस भाषा का है? तो फारसी भाषा का है। और यहाँ पे पहले क्या हुआ करती थी? एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, ठीक है, ध्यान रखो। चलो, पहला है अजमेर का फारसी अभिलेख। अजमेर का फारसी अभिलेख मैंने आपको बताया कब का है, तो यह है 1200 ईस्वी का। कब का है? 1200 ईस्वी का। पहला पॉइंट कि राजस्थान में फारसी भाषा का प्रथम या सबसे प्राचीन अभिलेख या शिलालेख। पहला पॉइंट हो गया हमारे कि राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा अजमेर का फारसी अभिलेख। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो अभिलेख है इसमें ये कहाँ से मिला है? तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो आप, मिला। कहाँ से मिला? तो ये मिला है हमको 2.5 दिन के झोपड़े से। 2.5 दिन का झोपड़ा ये कहाँ पे है? तो अजमेर के अंदर है। कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। अब थर्ड पॉइंट इसके अंदर एक वर्णन किया गया है। वर्णन क्या है? वर्णन किसके बारे में है? तो वर्णन है कि पहले यहाँ पे एक संस्कृत पाठशाला क्या थी? संस्कृत पाठशाला। और इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा कर यहाँ पे क्या बनाई गई? मस्जिद बनाई। क्या बनाई? मस्जिद बनवाई गई। ये जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है? तो ये हमें जानकारी देता है अजमेर का फारसी अभिलेख। अगला चौथा पॉइंट, तो ये यहाँ इतने पॉइंट है, आपको तीनों पॉइंट याद रखना है। पहला कि ये फारसी भाषा का पहला अभिलेख है जो कि राजस्थान में मिलता है, 1200 ईस्वी का है। सेकंड पॉइंट, यहाँ पे ये कहाँ से मिला? तो 2.5 दिन के झोपड़े से मिला है। यहाँ पे पहले क्या? तो संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, जिसे तोड़कर बाद में मस्जिद बनाई गई थी।
अगला है चित्तौड़ का फारसी अभिलेख, और चित्तौड़ के फारसी अभिलेख कब का है, तो ये 1325 ईस्वी का है। आपको ध्यान रखना, चित्तौड़ का फारसी अभिलेख 1325 ईस्वी का है। अब ये कहाँ से मिला है, तो चित्तौड़ के अंदर धाबाई पीर की दरगाह है, जिसे हम धीबाई पीर भी कहते हैं, कहीं कहीं हमें धीबाई पीर मिलता है, कभी धाबाई पीर मिलता है, तो उनकी दरगाह के ऊपर लगा हुआ हमें ये मिलता है। इसके अंदर जानकारी क्या मिलती है, तो जानकारी मिलती है कि चित्तौड़ को पहले, मतलब चित्तौड़ पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तब उसने इसका नाम खिजराबाद रख दिया था। क्या रखा था, खिजराबाद, ये ध्यान रखना आपको। तो पहला पॉइंट, हाँ, कौन सा अभिलेख है हमारा चित्तौड़ का फारसी अभिलेख। कौन सा अभिलेख, फारसी अभिलेख, चित्तौड़ का फारसी अभिलेख। अब चित्तौड़ का फारसी अभिलेख है, ठीक है। अब पहली बात तो इसका सन क्या दे रखा होता है, तो सन दे रखा होता है 1325 ईस्वी, 1325 ईस्वी। चलो पहला पॉइंट हो गया। अब पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि ये चित्तौड़ का जो फारसी अभिलेख है, इसके अंदर हमें क्या क्या बातें, क्या क्या जानकारियाँ मिलती है, या फिर कहाँ लगा हुआ है। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये जो अभिलेख है ये कहाँ लगा हुआ है। पहले हम लगा कहाँ है, या फिर कहाँ से मिला, जो कह देते हैं अपन, कहाँ मिला, तो ये हमें मिलता है धाबाई, या फिर कहीं कहीं धीबाई भी मिलता है, धीबाई पीर की दरगाह से, या फिर दरगाह पर, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें कि इसमें जो चित्तौड़ है, चित्तौड़ को या चित्तौड़ के लिए बोल दो आप, चित्तौड़ के लिए खिजराबाद, कौन सा बाद, खिजराबाद शब्द प्रयोग, यानी कि पहली बात कि कहाँ से मिला है, धाबाई पीर की दरगाह से मिला है। कहाँ है वो, चित्तौड़ में। सेकंड पॉइंट कि इसमें चित्तौड़ के लिए खिजराबाद शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे महत्वपूर्ण अभिलेख सारे इंपॉर्टेंट जो भी थे वो खत्म हो चुके हैं। जो अभिलेख बचे हैं, मतलब जो छोटे मोटे अभिलेख बचे हैं, वो हमें राजवंश के साथ पढ़ने हैं। मेन अभिलेख जो भी मतलब राजवंश से जुड़े होंगे वो हमें राजवंशों के साथ ही पढ़ने हैं। लेकिन यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि पुरातात्विक स्रोत, उसमें हम सारे अभिलेख एक साथ तो पढ़ नहीं सकते। तो हमने पढ़ा है पुरातात्विक स्रोतों के अंदर अभिलेख कौन कौन से महत्वपूर्ण अभिलेख है वो हमने पढ़ लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं ताम्रपत्र। हमने देखा पुरातात्विक स्रोत, उसमें हमने पहला पॉइंट देखा अभिलेख। हमारा दूसरा क्या था, ताम्रपत्र। तो दूसरा हो जाएगा हमारा इसमें ताम्रपत्र। इसके बाद हमें हमारे आगे सिक्के आएंगे, फिर मूर्तिकला, चित्रकला, स्थापत्य कला, बहुत सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। लेकिन सेकंड आपको पढ़ना है ताम्रपत्र। कौन सा पत्र, ताम्रपत्र। अब ध्यान रखना ताम्रपत्र क्या होता है, तो ताम्रपत्र जो भी होते थे वो क्या होता है कि कोई भी राजा अगर कोई भूमि अनुदान देता है, यानी कि भूमि किसी को दान में देता, तो वो इसके लिए ताम्रपत्र जारी करता था। तो पहली बात कि ताम्रपत्र जो भी होते हैं उसको जारी करने का उद्देश्य क्या होता था, भूमि अनुदान। ध्यान रखना क्या होता, भूमि अनुदान। ये खाली ताम्रपत्र भूमि अनुदान के लिए ही जारी किए जाते थे, इसके अलावा इनका कोई होता नहीं था। ताम्रपत्र हम बहुत सारे पढ़ेंगे, इसमें हमारे 4 मुख्य ताम्रपत्र है। पहला हो जाएगा हमारा आहड़ से मिला है 1206 ईस्वी का, जिसमें गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड की जानकारी है। उसके बाद खेरोदा का एक ताम्रपत्र मिलता है, उसकी सन उसके अंदर 1437 का है वो, उसमें कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है कि कुंभा ने जो एकलिंग नाथ जी का मंदिर है उस मंदिर के चारों ओर भूमि अनुदान दी थी। और इसमें धार्मिक जानकारी, मार्गों के बारे में जानकारी और मुद्रा के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे एक और अभिलेख है, एक और ताम्रपत्र है चिखली का ताम्रपत्र 1483 ईस्वी का मिलता है, और ये डूंगरपुर से मिलता है। इसमें जानकारी कर व्यवस्था के बारे में दी गई होती है। और लास्ट एक ताम्रपत्र हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पुर का, और पुर का ताम्रपत्र हमें मिलता है 1535 का। और इसमें जो जानकारी मिलती है वो कर्मावती के जौहर के बारे में जानकारी मिलती है कि जब रानी कर्मावती, ठीक है, कर्मावती राणा सांगा की पत्नी, उन्होंने जौहर किया था, उसके बारे में जानकारी देने वाला ताम्रपत्र कौन सा है, तो ये हमारा पुर का ताम्रपत्र, जिसकी सन है 1535। ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा ताम्रपत्र। तो एक एक करके सारे नोट्स बना लेते हैं हम। सबसे पहला हो जाएगा हमारा आहड़ का ताम्रपत्र। पहला है आहड़ का ताम्रपत्र। चलो, आहड़ का ताम्रपत्र, पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसके सन क्या है। तो इसके अंदर जो ताम्रपत्र में डेट है वो है आपकी 1206। तो ये कब का है, 1206 ईस्वी का। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर एक पॉइंट लिख देते हैं हम। पहला पॉइंट कि ये जो आहड़ का ताम्रपत्र है इसके अंदर जानकारी क्या मिलती है, तो इसमें हमें जानकारी जो मिलती है, इसके अंदर जानकारी मिलती है गुजरात के चालुक्य राजा। कौन से राजा, चालुक्य राजा भीमदेव सेकंड, या फिर इनको भीम द्वितीय भी बोलते, भीमदेव सेकंड बोलो या भीम सेकंड बोलो, भीम द्वितीय बोलो, बात एक ही है। तो भीमदेव सेकंड के बारे में जानकारी मिलती है, जो कि एक चालुक्य राजा थे। कहाँ के थे, तो गुजरात के थे। ये जानकारी आपको याद रखनी है। सेकंड हो जाएगा हमारा
सेकंड हो जाएगा इसमें, इसके अंदर हमारा वो जाएगा खेरोदा का। कौन सा होगा? खेरोदा का, खेरोदा ताम्रपत्र, खेरोदा ताम्रपत्र। अब खेरोदा ताम्रपत्र इसकी भी डेट आपको याद रखनी है। खेरोदा ताम्रपत्र जो है इसके अंदर भी इसका डेट दे रखी है, वो है 1437 ईस्वी की, 1437 ईस्वी। अब इसमें आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। अब मैंने बोला था कि जो खेरोदा ताम्रपत्र है ये हमें कुंभा के बारे में जानकारी देता है। कुंभा कौन है? तो मेवाड़ के महाराणा आएंगे कुंभा, उनके बारे में हम पढ़ेंगे राजवंश के अंदर। तो कुंभा के बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? तो कुंभा ने एकलिंगनाथ का जो मंदिर है उसके आसपास की भूमि को दान में दिया था, ये जानकारी इसके अंदर मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है जानकारी क्या है इसके अंदर। जानकारी है हमें कुंभा द्वारा जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है, एकलिंग मंदिर जो है, एकलिंग मंदिर के पास भूमि अनुदान यानी कि भूमि दान में दी गई थी, उसके बारे में भूमि अनुदान। ठीक है, तो भूमि अनुदान की जानकारी मिलती है। जानकारी क्या मिलती है कि कुंभा ने एकलिंगनाथ जी जो मंदिर है उसके पास की जो भूमि थी उसको दान में दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है वो कुछ जानकारी और मिलती है। तो कुंभा के बारे में जानकारी हो गई, और एक जानकारी ये मिलती है इसमें उस समय की जो धार्मिक स्थिति थी उसके बारे में जानकारी मिलती है। उस समय की जो मार्ग थे, महत्वपूर्ण मार्ग, उनके बारे में जानकारी मिलती है। और थर्ड आपको जानकारी मिलती है इसमें कि उस समय की प्रचलित मुद्राएं कौन कौन सी थी, उनके बारे में जानकारी मिलती है। आपको ध्यान रखना है। खेरोदा का ताम्रपत्र 1437 का है। इसमें कुंभा के बारे में जानकारी है कि कुंभा ने एकलिंगनाथ जी के मंदिर के पास की भूमि अनुदान में दी थी। और थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके बारे में मेवाड़ के धार्मिक जो मार्ग हुआ करते थे, जो धार्मिक केंद्र हुआ करते थे, जो मुद्राएं हुआ करती थी, उनके बारे में जानकारी मिलती है। और लास्ट में आपको तीसरा जो हमारा आ जाएगा वो है चिखली का। कौन सा? चिखली। तो चिखली का जो ताम्रपत्र है, चिखली ताम्रपत्र ये है आपके 1483 ईस्वी का। ये आपको ध्यान रखना है, 1483 ईस्वी का है। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि चिखली का जो ताम्रपत्र है उसके अंदर जानकारी मिलती है कर व्यवस्था के बारे में। ये डूंगरपुर का है, पहली बात तो चिखली कहाँ पे? डूंगरपुर ने ध्यान रखना। और इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है कर व्यवस्था, उस समय की जो कर व्यवस्था हुआ करती थी उसकी जानकारी मिलती है। बस आपके ताम्रपत्र में इतना ही याद रखना, आपको इतना ध्यान रखना, इतना खूब है, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ जो महत्वपूर्ण ताम्रपत्र है वो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि किसी एग्जाम में आ जाए, मतलब आ चुके हैं। इसमें से अभी जो आएगा पूर का ताम्रपत्र वो हम पढ़ेंगे, वो रानी कर्मावती के बारे में वो एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक चिखली वाला जो ये यहाँ पे लिखा है ये भी पूछा जा चुका है। अगला जाएगा हमारा पूर का ताम्रपत्र, जो पूर्व में मिला है। पूर का ताम्रपत्र, इसकी डेट आपको याद रखनी है, इसकी है 1535। अब इसके अंदर क्या जानकारी मिलती है? तो जो रानी कर्मावती थी, कहाँ की थी? ये मेवाड़ की राणा सांगा की पत्नी रानी कर्मावती की जौहर की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? जौहर की। हम राजवंश से पढ़ेंगे जौहर क्या होता है। जब महिलाएं, जब रानियाँ होती है, जब युद्ध होता है, युद्ध के अंदर जब पुरुष मारे जाते हैं तो वो क्या करते हैं? केसरिया रंग की पगड़ी पहन के युद्ध खेलते हैं। तो जब वो मर जाते हैं पुरुष, वो कहलाता है केसरिया। जब केसरिया हो जाता है, पुरुष मर गए, तब उनकी रानियाँ जो होती है वो आग में कूद के खुद को आग में अर्पित कर देती थी, यानी कि जल जाती थी। तो वो कहलाता था जौहर। तो जब ये जौहर होता, महिलाएं जब आग में कूद के खुद को जला देती वो, और वहाँ पे केसरिया होता, ये सब मिलकर साका कहलाएगा। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि ताम्रपत्र क्या है, ये कब का है ताम्रपत्र? तो 1535 का है पूर का ताम्रपत्र, और रानी कर्मावती के जौहर की जानकारी देता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा अभिलेख, हम पढ़ रहे हैं पुरातात्विक स्रोत, और उसमें हमने पहला पढ़ा अभिलेख हमारे कंप्लीट हो गए। फिर हमने पढ़ा ताम्रपत्र। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे सिक्के, महत्वपूर्ण सिक्के कौन से हैं, सिक्के किस वंश के या फिर किस राजवंश के कौन से सिक्के प्रचलित थे, किस रियासत के कौन से सिक्के प्रचलित थे। और हम पढ़ेंगे 3 कलाएँ पढ़ेंगे, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला पढ़ेंगे। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण अवशेष। तब जाके हमारा पुरातात्विक अवशेष, जो पुरातात्विक स्रोत है, वो टॉपिक पूरा होगा। जब हमारा पुरातात्विक स्रोत पूरा हो जाएगा फिर हम शुरू करेंगे साहित्यिक स्रोत। तो ये पहली क्लास में हमने अभिलेख और ताम्रपत्र पढ़ लिए। आगे आने वाली क्लास के अंदर, सेकंड क्लास के अंदर, हम जो भी बच्चे हैं, यानी कि इसके बाद मुद्राएं और चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, ये 4 टॉपिक हम उस अगले वाले वीडियो के अंदर पढ़ लेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका और हमारे जो नोट्स बनाने का तरीका है, जो शॉर्ट नोट्स है, अगर
आपको ये अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एकलव्य क्लासेस को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।